हेलो ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये आखिरी पड़ाव है, ये आखिरी स्टेज है। जैसा हमने एक ग्रुप की एज पे हमने डिस्कस किया, जो पहला पड़ाव था जो 18 साल से 25 साल के ग्रुप के लोग थे, जिसमें अक्सर अनमैरिड स्टूडेंट्स होते हैं, अनमैरिड कपल्स होते हैं। सेकेंड पड़ाव था जो है 25 ईयर्स से लेकर 45, यानी कि जो मैच्योरिटी स्टेज में रहते हैं, और कुछ लोग डिवोर्सी रहते हैं, कुछ लोग अनमैरिड रहते हैं, कुछ लोग शादीशुदा रहते हैं। तो ये दो स्टेज में भी हमने जाना कि आपका डीएम क्यों भागता है, ठीक है, ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, और हमें परमानेंट सेपरेशंस को कैसा रोक सकते हैं, और कार्मिक जो हमारा मैट्रिक्स डीएम या डीएफ या ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको कैसा डील करना है। ये आखिरी पड़ाव है। ये एज का जो ग्रुप होता है आखिरी पड़ाव में, वो है 45 ईयर्स टू 65 ईयर्स तक। इससे बढ़कर भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया क्योंकि लोगों की जो लाइफ स्पैन है ऑलमोस्ट हाई परसेंटेज यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो कुछ लोग 70, 75, 80 ईयर्स भी जीते हैं, और कुछ रेयर लोग भी होते हैं जो 100 भी क्रॉस कर देते हैं। लेकिन मैंने इधर 65 पे ख़त्म किया है, ठीक है। अब ये पड़ाव में क्या होता है हमें जानना है। ये पड़ाव में अक्सर द मैक्सिमम मैं कहूँगा डीएम डीएफ अवेकन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है, मैं बताना चाहता हूँ। एक नेचुरल रीज़न है, एक नेचर का एक गिफ्ट भी है। जब कोई भी इंसान 45 की एज से लेकर 55 या 65 या 50 के एज पर मेनोफेस करते हैं हम लोग फीमेल्स के लिए। मेनोफेस मतलब उनका जो मंथली पीरियड होता है, मंथली जो पीरियड होता है, रिसाइकलिंग पीरियड, वो ग्रेजुअली स्टॉप हो जाता है, पीरियड होना स्टॉप हो जाता है, उसको मेनोफेस कहता है, ठीक है। इसी तरह से मेल्स में भी बहुत से फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं। फीमेल में भी आते हैं, मेल में भी आते हैं, ठीक है। अब इधर क्या होता है, जैसे ही हम 45 क्रॉस करते हैं, जो हमारा हार्मोन्स लेवल होता है ना, अब जैसा हम 18 से 25 साल के ग्रुप की बात करें, जो हमारा हार्मोन्स लेवल एक पिक एज पे होता है, पिक पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो यानी कि हाई पॉइंट पे होता है। जब हम सेकेंड पड़ाव में आते हैं, जो मैच्योरिटी स्टेज पे रहते हैं, तो उधर थोड़ा बैलेंस रहता है, लेकिन हाई रहता है, फ्लो रहता है, लेकिन कंपेयर टू 18 से 25 ईयर्स के लोगों से, और जो 25 से 45 ईयर्स के लोगों के बीच में, ये थोड़ा जो मैच्योरिटी लेवल पे जब हम आ जाते हैं, जो हमारा जो हार्मोन्स लेवल जो होता है ना, वो होता है, बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। और इस पड़ाव में क्या होता है, हमारा जो हार्मोन्स लेवल होता है बॉडी का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी माइंड काम डाउन हो जाती है, ठीक है। ये एक स्टेज है जहाँ अक्सर ट्विन फ्लेम्स जो भी 3D के फियर्स है, इनसिक्योरिटी से बाहर निकल जाते हैं, और अनकंडीशन लव में मर्ज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इस एज में कोई भी इनको डिज़ायर नहीं होता है, चाहे वो फिजिकल डिज़ायर हो या कोई भी डिज़ायर उनका हो, जो पर्सनल डिज़ायर उनके कोई भी हो, वो डिज़ायर से उभर के बाहर निकल जाते हैं। क्यों बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का हार्मोन्स लेवल होता है ऑलमोस्ट कम हो जाता है, डाउन हो जाता है इस एज पर। और इस एज पे हमारी बॉडी माइंड काम डाउन हो जाती है, हम कंप्लीटली अनकंडीशनल लॉ में हो जाते हैं। तो यही एक रीज़न है, मैक्सिमम हम लोग अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। इसमें भी 3 कंडीशन हो जाते हैं। ये स्टेज पे मैं नहीं आया हूँ अभी भी, लेकिन ये मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे जो काउंसलिंग कॉल्स मैंने अब तक लिए हैं, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें भी मैंने 3 कंडीशन देखी है मेरी लाइफ में। पहला कंडीशन ये होता है भाई, बहुत से लोगों की कॉमन सोच होती है, भाई अब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चों के बच्चे भी हो गए, तो अब क्या हमें शादी करना है, हमें क्या कनेक्टेड, क्या शादी करना है, हमें क्या कमिटमेंट करना है। तो बहुत से ट्विन फ्लेम्स इस एज में जो अवेकन होते हैं, तो वो बोलते हैं भाई शादी तो नहीं करेंगे, ठीक है, ना लिविंग में रहेंगे, ना कमिटेड रहेंगे, बस कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम इस एज में लोग, शादी तो नहीं होती उनकी, लेकिन कनेक्टेड ज़रूर रहता है। पहला कंडीशन होता है ये। दूसरा कंडीशन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने सेल्फ यूनियन में कंप्लीटली मर्ज हो जाता है। कंप्लीटली मतलब खुदा से सरेंडर हो जाता है, यूनिवर्स से सरेंडर हो जाता है, भगवान से सरेंडर हो जाता है। यानी कि वो अपने अंदर जो भी स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं उसको रियलाइज कर लेते हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है उनको अच्छी तरह से पता रहता है, वो पावर्स में उनके मर्ज हो जाते हैं। तो जब इस कंडीशन में जो लोग होते हैं उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका जो रास्ता होता है ना, जो कनेक्शन होता है उनका, वो खुदा से हो जाता है।
यूनिवर्स से हो जाता है। जब हम वो हाई लेवल के पावर सुप्रीम एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे भी मैंने डीएम डीएफ देखे, वो डायरेक्टली बोलते हैं अब नहीं चाहिए हमें, ना डीएम चाहिए ना डीएफ चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम खुदा से राब्ता कर लिया हमने हमने खुदा से कनेक्ट हो गए, यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो गए, कम्प्लीटली मर्ज हो गए हम लोग। तो ये दूसरे कंडीशन के लोग हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन, आपको याद होगा अगर मेरा आपने पार्ट 2 देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो वेटिंग एनर्जी और मिसिंग एनर्जी होती है आपको बहुत आगे जाके प्रॉब्लम देती है। वो कहाँ प्रॉब्लम देती है मैंने बोला था मैं बताऊंगा करके, अब मैं बता रहा हूँ वो यहाँ प्रॉब्लम देती है। तीसरी कंडीशन के ऐसे लोग होते हैं जो अभी भी हार्मोन्स डाउन हो गए बॉडी के, तो भी इस जर्नी की ना सब में खूबसूरत चीज़ मुझे जो बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है क्रेविंग, वो है इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन। वो सेम रहती है चाहे आप फर्स्ट पड़ाव में जाओ, सेकेंड पड़ाव में जाओ, थर्ड पड़ाव में जाओ, सेम रहती है। लेकिन बस डिफरेंस इतना होता है जैसे हम मैच्योरिटी लेवल पे रीच कर लेते हैं वो थोड़ा बैलेंस हो जाती है बस। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका लेवल कभी कम नहीं होता, इंटेंसिटी भी उतनी ही होती है, क्रेविंग भी उतनी ही होती है, ठीक है। जैसे मैंने सेकेंड पड़ाव में बताया था वेटिंग एनर्जी मिसिंग एनर्जी आपको आगे भी प्रॉब्लम देती है। अब ये वो लोग हैं जो थर्ड कंडीशन में आते हैं जो वेटिंग एनर्जी मिसिंग एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन भी आती है जहां आपका डीएम या डीएफ तैयार नहीं होते। आप डायरेक्टली उनसे बोलते हो भाई मुझे शादी नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, बस तू कनेक्टेड रहे, मेरे पास बच्चे हैं, मुश्किल से 4-5 साल बच्चे होंगे, उतने ही मेरे पास बच्चे, एटलीस्ट तू मुझे भगवान से अब ये दुआ करता एटलीस्ट मेरा डीएम मेरा डीएफ ये 1 साल या 2 साल मुझसे कनेक्टेड रहे तो मैं समझूंगी कि मेरा लाइफ का पर्पज ही पूरा हो गया। लेकिन फिर भी डीएम डीएफ कनेक्टेड रहने के लिए भी बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी शादी के, आप कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हो उनको, लेकिन सिर्फ आप बोल रहे हो कनेक्टेड रहो, लेकिन फिर भी मना कर देते। तो इसको हम थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा हम डेप्थ में। ये कॉल मैं आपके साथ तब शेयर कर रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है मुझे याद नहीं, लेकिन अभी भी वो कॉल मेरे दिमाग में, वो कॉल में शेयर कर रहा हूँ। मैंने 2 साल पहले एक कॉल लिया था, एक इंडियंस की फीमेल थी, फीमेल मतलब 60 ईयर्स एज उनका एज है, एक ओल्ड लेडी थी। उन्होंने काउंसलिंग में मुझे बात की कि उन्होंने ये कहा कि मेरा जब 20 साल था और मेरा जो जिसे मैं प्यार करती थी वो 25 साल का था, वो तो हम दोनों ट्विन फ्लेम थे, लेकिन उस टाइम पे हमें पता नहीं था हम ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और सोलमेट क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें उतना डेप्थ में पता नहीं था, डेप्थ में क्या हमें पता ही नहीं था। तो लेकिन हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वो सीनियर था मैं जूनियर थी, तो हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। लेकिन सर कि मैं ये कार्मिक फैमिली में पैदा हुई हूँ, कार्मिक फैमिली में मेरा ग्रो हुआ है, मैं ग्रो हुई हूँ, तो मैं अपने पिताजी से और अपने फैमिली मेम्बर से बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ, मैं उनके सामने खड़े के बात नहीं कर सकती। तो अभी मेरी जो हालत है, मेरा 60 ईयर्स है, अब मुझे लगता है मेरे 4-5 साल बचे हैं, मैं उसके बाद मर जाऊँगी। और मेरा डीएम भी जो है उसकी भी, वो भी मेरे से बड़ा है वो, लेकिन हम दोनों की शादी हो के बच्चे हो गए, उनके बच्चे भी बच्चे हो गए, हम दादा दादी भी बन गए, नाना नानी भी बन गए। लेकिन अब मैं उसको डायरेक्टली मैंने बोला कि मुझे कोई कनेक्शन या कमिटमेंट नहीं चाहिए भाई, मुझे मैरिज नहीं चाहिए, बस मुझे तेरे कनेक्शन से, तेरे से कनेक्ट रहना है, लेकिन उसके लिए वो मना कर दिया। क्यों मना किया? तब इनका जब प्रेम था कॉलेज लेवल पे, ठीक है, वो लड़का बहुत सीरियस था इस लड़की को लेकर, इसके रिलेशनशिप को लेकर। एक दिन क्या हुआ, वो अचानक से घर आ गया वो लड़की की, उसके बाप से बोला भाई मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो बाप एकदम भड़क गया, गुस्से में आ गया कि तू कैसा एकदम डायरेक्ट, तू कैसा बात कर रहा है, तेरे मम्मी पापा होते, डिसिप्लिन नहीं है क्या तेरे अंदर? तो तेरे मम्मी पापा होते, फैमिली होते, उनको भेजना चाहिए, तेरी हिम्मत कितनी है तो डायरेक्टली मुझसे आके हाथ मांग रहा। तो तो गुस्से में आके क्या हुआ, ये स्टोरी उन्होंने सुनाई मुझे, 60 ईयर्स की जो लेडी है जो काउंसलिंग कॉल में मुझे उन्होंने सुनाई। तो ये बहुत रिलेटेड है इस पड़ाव में, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, वो जो लड़की का पिताजी था तो लड़की को बुलाया थोड़ी ऊंची आवाज़ में, तो लड़की को सामने खड़ा है, लड़की को बोला तू जानती कैसी? ये लड़का बोल रहा है कि तुझसे प्यार करता, शादी करना है। लड़की इतनी डरी हुई थी, लड़की ने ये बोल दिया प्यार तो करना दूर की बात है पिताजी, मैं जानती ही नहीं ये कौन है करके। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो जो पिताजी थे वो लड़की के, उस लड़के को बहुत बेइज्जत करके बुरी तरह से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो जो डीएम था उसको एक सोशल ट्रॉमा बन गया, वो एक एक परमानेंट पेन हो गया कि लड़की ने मुझे धोखा दे दिया सामने पिताजी की, वो मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसने मुझे झूठ बोल के, मुझे बेइज्जत करा के, धक्के मार के घर से निकाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की के सबब उसके पिताजी ने उस लड़की की किसी कार्मिक के सबब शादी करा दी। उसको ये भी पता नहीं कार्मिक क्या होता है, एक लड़के के सबब शादी करा दी। बात जैसा जैसा वो
सेकेंड पड़ाव में, मैच्योरिटी पड़ाव में, तो उसको रियलाइज़ हुआ भाई हम ट्विन फ्लेम्स है। वो कभी भुला ही नहीं पाई उस लड़के को। उसको रियलाइज़ हुआ भाई हम दोनों ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है। अब आगे लोग ये भी बोलते हैं क्या सर हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर यूनियन लिखा है तो क्या यूनियन होता है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे। अब मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ, कॉल कंटिन्यू करता हूँ। तो बाद मुझे पता चला सर, और जो मेरा हस्बैंड है वो कार्मिक है। बाद मुझे पता चला कि ये मेरा कार्मिक है। ये कार्मिक इसलिए है, इसने ऐसी कोई हरकत ना की हो मेरे सामने, हर बुरी चीज़ इसने मेरे साथ की है। ये मुझे गालियाँ देता था, मुझे मारता था, ये हर दिन मेरा रेप करता था। मैं मना करती थी इसके साथ फिजिकल होने के लिए, लेकिन ये वो ज़बरदस्ती कर लेता था मेरे साथ। और हमारी अरेंज मैरिज थी, और मुझे लगता था कि भाई हमारी फैमिली की अरेंज मैरिज हुई, दोनों फैमिली कनेक्टेड है तो इज्जत जाएगी, अगर मैं ओपनली इसके बारे में बोलूँ तो। और इसके बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रहते थे, मुझे पता था, मैंने खुद पकड़ा था इसको रंगे हाथ, लेकिन मैं फिर भी चुप हो गई, आवाज़ नहीं उठाई मैं अपने कार्मिक की। मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी कटा दी ये सोच के कि भाई सोसाइटी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली की इज्जत जाएगी। डर, जो डर होता है ना हमारे अंदर, जो इनसिक्योरिटी होता है जो 3D का, उसकी वजह से मैं आवाज़ ही नहीं उठाई। लेकिन आज मेरा 60 ईयर्स हो गया, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कम्प्लीटली आज अवेक हूँ। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अब ना मैं अपने कार्मिक हस्बैंड से डरती हूँ, ना मैं अपनी खुद की फैमिली से, ना उनकी फैमिली से, ना मैं अपने बच्चों से, सारी दुनिया से नहीं डरती। मैं अभी भी मेरे जो कार्मिक है उसको डिवोर्स देके मैं अपने जो DM है उससे कनेक्टेड रहना चाहती हूँ बस। मैं नहीं चाहती वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए मेरी, मैं नहीं चाहती वो कमिटमेंट करे, शादी करे, लिविंग में रहे मेरे साथ, ये भी मैं नहीं चाहती, बस वो मुझसे कनेक्टेड रहे। लेकिन मैंने फ़ोन जब उसको किया, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढा, हमारा नो कॉन्टैक्ट में था कनेक्शन, सालों से, अब से नहीं, सालों से नो कांटेक्ट में हम थे। तो जब मुझे पता चला भाई हम दोनों DF DM है, तो मैंने उसको ऑनलाइन ढूंढ के मैंने उससे नंबर उसका तलाश करके उसको कॉल किया। तो उसने मुझे बोला वही चीज़ जब मैंने अपने पिताजी को बोली थी ये लड़का कौन है मैं जानती ही नहीं, तो उसने भी मुझे एग्जैक्टली वही बोला कि तू कौन है मैं जानता ही नहीं, तुझे याद है तूने ऐसा ही बेइज्जत करके मुझे निकाला था घर से, ठीक है। तो बेइज्जत करके निकाला था, तेरे पिताजी ने मुझे धक्के मार के निकाला था, और तूने सपोर्ट नहीं किया था, और तूने ये मुझे बोला था कि ये लड़का कौन है मैं नहीं जानता। मैं आज वही चीज़ तुझे बोल रहा हूँ कि तू कौन है मैं नहीं जानता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इंसान आज भी उसके लड़की के बाप को, उस लड़की को फॉरगिव नहीं कर पाया है। आज भी वो इमोशनल ट्रॉमा में जी रहा है। आज भी वो जो इंसल्ट उसकी की है उसकी फादर ने लड़की के, आज भी उसके दिमाग में फ्रेश जैसी बढ़ गई है, दिमाग में बढ़ गई है। तो इस जर्नी में, तो इस कॉल से, इस स्टोरी से हमें ये सीखा कि इस जर्नी में एक दूसरे को माफ़ कर देना, अपने आप को भी माफ़ कर देना, कंप्लीटली फॉरगिवनेस कर देना, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। चाहे आगे वाला इंसान कितना भी आपके साथ गलत किया हो, बुरा किया हो, माफ़ कर दो, दिल से माफ़ कर दो, ऊपर से नहीं। हम बोलते हैं फॉरगिवनेस कर दिया, लेकिन फिर भी उनके लिए हमारे अंदर कुछ नफ़रत होती है, नहीं होनी चाहिए। दुआ करो उनके लिए भी, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। फॉरगिवनेस, पता नहीं ये ऐसी जर्नी है, कभी भी कुछ भी मिरेकल हो सकता है। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने 3000 से ज़्यादा कॉल्स लिए हैं, उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जो बहुत से लोग ये भी कन्फ्यूजन में बैठे रहते हैं, आप एनर्जी रीडिंग करवाते हैं, कार्ड रीडिंग करवाते हैं, आप ये बोलते हैं मुझे किसी ने बोल दिया है कि मेरा जो यूनियन है सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ, मेरा हो जाएगा, मेरा यूनियन हो जाएगा, मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट में है करके। ये चीज़ याद रखिए, अगर आपका यूनियन सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी है तो आपका यूनियन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है 100%। क्यों नहीं होगा? आप पूछ सकते हो कि सर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो क्यों नहीं होगा? यूनिवर्स और ये एनर्जी का जो पैटर्न है इस तरह से काम नहीं करता। अगर मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा यूनियन लिखा है तो मुझे 100 चांसेस मिलेंगे यूनियन के लिए, लेकिन यूनियन तब तक नहीं होगा तब तक मैं और मेरी DF हम दोनों प्रिपेयर नहीं करेंगे। आप और आपका DF तब तक एक दूसरे के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। यूनिवर्स को साबित नहीं करेंगे कि भाई आप डिजर्विंग तो पहले से ही हो, भाई आप प्रिपेयर भी हो, आप रेडी हो इस कनेक्शन के लिए। तो रेडी का मतलब क्या है? अब इस आगे जाके इस कनेक्शन को आप स्टेबली निभा सकते हो, कोई सेपरेशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हो, म्यूचुअली डेवलप कर सकते हो, या अनकंडीशनल में एक दूसरे के साथ परमानेंटली मर्ज हो जाते हो। ये है प्रिपेयरिंग। जब यूनिवर्स को लगता है प्रिपेयर हो गए हो, सोचो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपका यूनियन है भी नहीं तो आपका यूनियन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये दिमाग ही मत खराब कर लो कि मेरा यूनियन है या नहीं है सोल कॉन्ट्रैक्ट में। अगर नहीं है तो नहीं होगा, अगर होगा तो होगा तो भी नहीं होगा, और प्रिपेयर नहीं होंगे तो, अगर नहीं होगा तो भी हो जाएगा, अगर प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप।
ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दो है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब में इंपॉर्टेंट इस जर्नी में है प्रिपेयर करना है। तो फॉरगिवनेस कर दो। मैट्रिक्स में दो लोग भी होते हैं, आपका डीएफ भी होता है, डीएम भी होती है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करो, कभी भी इस जर्नी में कभी भी एक अलग पड़ाव आ सकता है, एक मिरेकल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम बिना सोचे समझे अपने डीएम डीएफ को बड़ा ही बेइज्जत कर देते हैं, बड़ा ही हम उसको गालियाँ दे देते हैं, जो मुंह में आया हम बोल देते हैं और केस कर देते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं, और भी बहुत सी बुरी चीज़ें आप उनके सबूत कर देते हो। लेकिन वो डीएम डीएफ के लिए वो चीज़ एक परमानेंट, एक सोशल ट्रॉमा या एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है, वो परमानेंट उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। समझ में आ रहा ना, बैठ जाता है। तो यूनियन होने की चांसेस होने के बावजूद भी आप यूनियन में नहीं आते हो, आप एक दूसरे के लिए तड़प तड़प के मर जाते हो, ये नहीं होना चाहिए। तो कभी भी अपने डीएम डीएफ के सबक कर्मा ना क्रिएट करो। तो जैसा मैंने सेकेंड पड़ाव में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, भाई उसको बोलो मैं तुझे कभी ब्लॉक नहीं करूँगी, मैं तेरे से कभी दूर नहीं जाऊँगी, मैं कभी तेरे से डिस्कनेक्ट नहीं होंगी, चाहे दुनिया तुझे छोड़ दे मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं हर चीज़ से तुझे सपोर्ट करूँगी, लेकिन हर वो चीज़ जो तू मुझे बोल रहा है करने के लिए मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे ये गलत लगता है, तो मना कर दो। मुझे ये सही नहीं लगता, गलत लग रहा है, मुझे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो जो भी बोल मैं तेरे से बहुत कनेक्टेड रहूँगी, मैं तुझे कमिटमेंट के लिए प्रेशराइज नहीं करूँगी, बट कनेक्टेड रहेंगे क्या। लेकिन तेरे कारण, तेरे जो मैट्रिक्स के पैटर्न की वजह से तेरे जो अननेसेसरी फालतू के डिजायर्स को मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि इसके वजह से तेरी अवेकनिंग कभी भी नहीं होगी। अगर मैंने अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया तो तेरे डिजायर्स में, तो कभी भी मैट्रिक्स में बाहर नहीं आएगा। तेरे जो मैट्रिक्स में बाहर निकालने के लिए और तुझे अवेकन करने के लिए ही मैं तुझे रोक रही हूँ, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, तुझे रोक रही हूँ, ये आपको बोलना है। तो जैसा मैंने कहा कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी करके फैमिली डेवलप करना या फैमिली बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कनेक्टेड रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अपने पर्पस को समझना और डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो एक दूसरे को हेल्प करना, अपने पर्पस में आगे निकल जाना, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ये दुनिया बड़ी बेरहम है, ये दुनिया में फ्रॉड लोग बहुत ज़्यादा है, धोखेबाज लोग बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं बनी है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। तो हमें भी इस दुनिया को, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में कैपेसिटी और पोटेंशियलिटी होती है, ये दुनिया का जो निखाब है, जो एक मांस डाल के लोग इस दुनिया में है, वो मांस के पीछे क्या है, एक वाल खड़ा दिया है, वाल के पीछे क्या है हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो डीएम डीएफ होता है वो रोमांटिक क्यों नहीं होता इन नेचर। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पर ही रहेगा कि हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे रोमांटिक क्यों नहीं होता है, ठीक है, इसका पीछे राज क्या है, तो हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये पड़ाव में हमने क्या जाना, मैक्सिमम लोग इसमें ये पड़ाव में अवेकन होते हैं, मैक्सिमम लोगों की यूनियन होती है। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। मेरे पास सिर्फ 4-5 साल बचे, 2 साल बचे, जितने भी साल आप 1 साल 2 साल जीत लो, एक साथ कनेक्टेड रह के जी लो अच्छी तरह से, तो बस वहीं काफ़ी है, बस वहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस चीज़ को भी आपको एक ख्याल रखना है कि कभी भी अपने डीएम डीएफ से कार्मिक कर्मा क्रिएट मत करो। आगे जाके अगर उनको सोशल ट्रॉमा बन गया तो आपका यूनियन होते होते रुक जाएगा। ये भी मत सोचो कि आपका यूनियन कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप कैसा एक दूसरे के सब कनेक्टेड रहते हो, कैसा अपने आप को इस कनेक्शन के लिए, इस जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, ये भी आपको समझना है। ये भी हमने इस पड़ाव में जाना। और बहुत से लोग ये भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं, इस एज में हम वो जो फिज़िकल क्रेविंग होती है यार, वो फिज़िकल जो हम सेंसेशन है वो एक दूसरे के साथ फिज़िकल होके जो एक पीस हम हासिल करना चाहते हैं, क्या वो इस एज में हो सकती है? इतनी एज हो गई मेरी, 50 हो गई, 60 हो गई, 100%। ये जर्नी ट्विन फ्लेम जो है सोल से कनेक्टेड रहते हैं, स्पिरिचुअल सोल से कनेक्टेड रहते हैं, आपके बॉडी से नहीं कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। वो आपकी एनर्जी के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कनेक्ट रहते हैं सोल के बेस पे, आपकी एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। आप 100 ईयर्स के भी हो जाओ, ठीक है, मैंने जैसा कहा कि इस जर्नी की खूबसूरती वो है कि इंटेंसिटी एग्जैक्टली वैसी ही रहती है, सेम रहती है, क्रेविंग वैसी ही रहती है। जब एक 18 साल, एक 20 साल के ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ फिजिकल होकर या एक दूसरे के साथ बातें करके, टाइम स्पेंड करके जो सुख पाते हैं, वही सुख जब आप 60-70 ईयर्स में, आपके 60 ईयर्स हो गए, 70 ईयर्स हो गए, वही सुख सेम एग्जैक्टली, कोई डिफरेंस नहीं, उतना ही सुख आप इस एज में भी पाते हो, क्योंकि ये हमारा कनेक्शन बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे नहीं होता, ये सोल लेवल पे होता है। सोल की कोई एज नहीं होती, सोल की कोई डेथ नहीं होती, सोल की कोई लिमिटेशन नहीं होती। सोल एक्चुअली वैसी ही रहती है जैसी वो रहती है, और बॉडी की लिमिटेशन होती है। जैसा एज जाता है हमारे हार्मोन्स का फ्लो कम हो जाता है और हमारी बॉडी बूढ़ी होने लगती है, हमारे अंदर वो सेंसेशंस की
जो सेंसेशंस हम जो एक जवानी में फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ हम बुढ़ापे में फील नहीं कर पाते। लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये जो प्यार है, एक सोल लेवल पे है, इट्स नॉट ऑन बॉडी माइंड लेवल पे। जो आप 18 साल में रह के जो चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही चीज़ें आप 70 साल 100 साल में भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, इस जर्नी की सब में खूबसूरत चीज़ है सेटिस्फेक्शन की, वो है पीस। जो सुकून एक दूसरे के सोबत आप बैठ के प्यार करके जो सुकून आपको मिलता है ना, वो एक जन्नत है, जन्नत है। मैं कैसे एक्सपीरियंस करूँ वर्ड्स में पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिकली मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और लोगों से मैंने जाना है, वो एक जन्नत है। तो आप उस इंसान के बाहों में जब होते हो तो आपको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए नहीं, तो बस मुझे यही चाहिए, बस इधर ही रहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक ऐसा सुकून है, यह सुकून अब 18 साल की उम्र में भी सेम होता है और 100 साल की उम्र में भी सेम होता है। तो कभी भी दिमाग मत खराब कर लो, कभी भी ये सोच के अपना दिल छोटा मत करो कि हमारी एज हो गई है, एज होने के बाद हम मिले हैं करके। ठीक है, ये 1 साल 2 साल भी एक दूसरे के साथ गुजार लिया ना प्यार से मोहब्बत से, तो इट्स बड़ी बात है, आपका सोल मुक्त हो गया। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है ये लास्ट पड़ाव में। तो इसके अलावा कुछ मैंने मिसिंग किया है तो ये जर्नी बड़ी है, बहुत कॉन्सेप्ट बड़ा है, दिमाग में बहुत सी चीज़ें रहती है, लेकिन जब बात करते हैं तो याद नहीं आती है। तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो मुझे काउंसलिंग के लिए। और मेरा हमेशा यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रो कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चैनल को ग्रो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल को आप जितना जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा वो जो यूट्यूब है, यूट्यूब के सर्चिंग इंजन पे टॉप पे रहेगा मेरे वीडियोस। तो जितने भी लोग आज भी मुझे ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो उनको बड़ी आसानी होगी मुझे ढूंढने में। ठीक है, शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।